नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और अब देखते हैं कमोडिटीज की हेडलाइंस। दालों में यहां पर इंपोर्ट से किसान काफी परेशान है और अगर इंपोर्ट की बात की जाए तो उसका असर हमने सभी दालों के भावों पे आता हुआ देखा है, जहां पर सभी दालें एमएसपी और उसके नीचे कारोबार करती हुई नजर आई हैं। और जहां तक सरकारी प्रोक्योरमेंट की बात है, वहां के भी नंबर्स कमजोर हैं। क्या है डिटेल्स बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे सरसों की, जहां इस बार उत्पादन कम होने की एक्सपेक्टेशन है। नंबर्स यहां पर निकल के आए हैं, उस पर भी करेंगे चर्चा। और साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली पिछले 3 हफ्तों की लगातार तेजी के बाद अब देखने को मिली है। ज्यादा नहीं, लेकिन ऑल टाइम हाई से करीबन $30 सोना यहां पर फिसला है। भारतीय बाजारों में भी कुछ मुनाफा वसूली। डॉलर इंडेक्स 2 हफ्ते के हाईज पर है, उसका भी कुछ असर है। यहां से आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा, मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के ऐसे चेयरमैन अनिल छत्तर और निर्मल मांग सिक्योरिटीज के कुणाल शाह। सबसे पहले बात यहां पर दालों की कर लेते हैं। और सुनील जी, जिस तरह से सरकार लगातार यहां पर बात करती रही है कि दालों का प्रोक्योरमेंट किया जाएगा, और ये बात हम करीबन जनवरी से सुनते आ रहे हैं। तुअर की जो आवक है वो दिसंबर से ही शुरू हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बहुत ज़्यादा प्रोक्योरमेंट सरकार की तरफ से आता हुआ नहीं देखा है। जिस तरह से वीकेंड पे आपने वो शेयर भी किया पार्लियामेंट में, जिस तरह से यहाँ पर स्टेटमेंट की गई है कि जो बोला गया है और जो किया गया है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल नंबर्स अब यहाँ? देखिए मनीषा जी, जहाँ जब सरकार जी जी सुनील जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। जब सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, एक हम्म। जी, जब सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो पॉलिसी में बहुत सारी चीजें देखनी होती है सरकार को। जैसे रिटेल में भाव क्या है, होलसेल में भाव क्या है, और सरकार का प्रोक्योरमेंट क्या है, क्या बफर सरकार के पास अच्छा है क्या। आपने देखा होगा कि 2023 में सरकार 31 मार्च तक 3.5 लाख टन जो है चना खरीद चुकी थी। और यदि 18 मार्च की बात करें, आज हम 24 मार्च में हैं, तो करीबन 70-80 हजार टन माल खरीद चुकी थी, जो कि कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, आंध्र जैसे स्टेटों में खरीद चुकी थी, जहां पे जनवरी में ही चने की जो है वो आवकें चालू हो जाती है। जैसा आपने कहा, तुअर की आवकें जो है दिसंबर में चालू हो जाती है, और करीबन 70 से 80% किसानों की आवक चने की हो चुकी होगी। लेकिन सरकार ने कितना खरीद पाई अभी तक? नाफेड 1,27,000 टन, और टोटल यदि एनसीसी और नाफेड दोनों को जोड़े तो अभी 2 लाख टन के आसपास की जो है प्रोक्योरमेंट सरकार जब कर पाई है। जबकि जो फसल बता रहे हैं, करीबन सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी चल रहे हैं, तो हमें 30 लाख टन के आसपास की फसल सरकार भी एक्सपेक्ट कर रही है। जबकि 100% सरकार को जो है प्रोक्योरमेंट तुअर की करनी थी। तो यदि अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। कई बार क्या होता है, फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाता है जब भाव में। जैसे अभी मूँगफली का फ़र्क बहुत ज़्यादा है, तो सरकारी अफ़सर जो है अपनी पीठ थपथपा लेते हैं कि देखो हमने कितना प्रोक्योरमेंट कर लिया। यही जो हम्म। भाव यदि 2, 4, 5% का फ़र्क रहता है मंडियों में और सरकारी की एमएसपी में, तो सरकार के जो अफ़सर हैं, वो जो सरकार की जो एजेंसियाँ हैं, सरकार की जो सोसाइटी है, वो खरीद नहीं कर पाती है। इसका क्या कारण है? इसका हमें ढूंढना होगा, क्योंकि यदि ₹1000 या 20% नीचे यदि भाव रहते हैं तो प्रोक्योरमेंट कोई भी कर सकता है, इसमें पीठ जी। थपथपाने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हम्म। जब भाव भाव या हम कंपटीशन में, इंडस्ट्री के कंपटीशन में यदि हम माल खरीद पाते हैं, तो उसमें जरूर हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा सक्षम हो गई है, और सरकार की जो प्रोक्योरमेंट की जो स्कीम है बहुत ज्यादा सक्सेस हो गई है। तो मुझे हम्म। लगता है कि इन चीजों को हमें सोचना पड़ेगा और ढंग से इस पे विचार करना पड़ेगा, ताकि हम इंडस्ट्री और किसानों को जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान से जी। बचा जा सके। मैं 2 कारण आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी कारण जो मैंने अभी बताया, प्रोक्योरमेंट। दूसरा एक फर्क रहता है होलसेल और रिटेल के भाव में। होलसेल जी। और रिटेल के भाव में बहुत बड़ा फर्क होता है। हम बार बार इसको मीडिया में भी उठाते रहे हैं, सरकार के भी उठाते रहे हैं। आपने देखा होगा कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री जो है बार बार रिटेलर के साथ मीटिंगें भी करती रही है, उनको चेतावनी भी दे चुकी है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि कोई भी फर्क नहीं आता है। आज तो चने के भाव मंडियों में ₹50 बिक रहे हैं, एमएसपी से बहुत नीचे बिक रहा है। इंडस्ट्री सारी परेशान है, क्योंकि इतना मंदा भाव है कि जो एवरेज इंपोर्ट हमने किया था उससे भी नीचे है। तो हमने हम्म। किसके लिए इंपोर्ट किया? क्या हमने बाहर के किसानों के लिए कंज्यूमर्स तो के लिए। इंपोर्ट नहीं किया। हमने जो करेक्ट। इंपोर्ट किया है वो हमारे कंज्यूमर के लिए किया है। तो यदि हम इंपोर्ट मंदा कर सकते थे तो हमने ज्यादा भाव देके क्यों इंपोर्ट किया? तो हमें हम्म। पॉलिसी कैसे बनानी है, इसके लिए मैं जरूर दरखास्त करूंगा कि इसमें इंडस्ट्री के कुछ जानकार होने चाहिए, कि वो सरकार को सही राय दे सके। हम्म। सरकार
केवल केवल अपने ही सूत्रों पे निर्भर रह के सही, मुझे लगता है, नीति नहीं बना पाएगी। नहीं पर कर पा रहे हैं। हम दालों की बात यहाँ पर जारी करेंगे, लेकिन इसी बीच सुनील जी, एक और भी खबर यहाँ पर आती हुई नजर आई है और एक्सक्लूसिव सूत्रों की तरफ से ये मालूम पड़ रहा है कि एग्री कमोडिटीज पर बैन यहाँ पर शायद जारी रह सकता है। 7 एग्रीकल्चर कमोडिटीज पर 1 साल के लिए बैन यहाँ पर बढ़ा है। पहले ये दिसंबर तक था, फिर सरकार ने उसको 1 महीने के लिए बढ़ा दिया, फिर उसको 2 महीने के लिए बढ़ा दिया और ये 31 मार्च तक यहाँ पर बैन था। लेकिन अब ऐसा सुनने को मिला जा रहा है और ये सूत्रों के हवाले से इन्फॉर्मिस्ट को खबर मिली है कि जो 7 एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं उस पर 1 साल के लिए बैन और भी आगे बढ़ा दिया गया है। वैसे सुनील बलदेवा जी, एक और चीज़ है, क्योंकि दालें, खाने के तेल, गेहूं, चावल सभी कुछ कमोडिटीज इस लिस्ट में शामिल है और अब क्योंकि इसे 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, इसके 2 फायदे जरूर होते हैं फ्यूचर मार्केट के। यदि आप इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। यदि कोई स्टॉक कर रहा है तो वो आगे के वायदों को बेच के अपने इंटरेस्ट को, रिटर्न को कमाने के लिए माल को स्टोर करता है, तो जरूरत पड़ने पे उस माल को मार्केट में छोड़ा जा सकता है, जिससे भाव पे कंट्रोल रहते हैं। इन दोनों चीजों के चलते मुझे लगता है कि शायद फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो काफी अच्छी रहेगी यदि सरकार इसको खोलती है तो। लेकिन मैं हमेशा ये क्वेश्चन भी उठाता रहा हूँ, चूंकि बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई है, कोई भी समूह या फिर कोई भी बड़ी संस्था मिलके इसको कुछ समय के लिए इसको मैनिपुलेट कर देती है, तो इसमें डेप्थ होना बहुत जरूरी है। बिना डेप्थ के ये कोई भी प्राइस डिस्कवरी नहीं है। मैं इसलिए बार बार कहता रहा हूँ, यदि इसमें प्राइस डिस्कवरी आपको करनी है तो इसमें डेप्थ होनी चाहिए और इसमें ऐसा इतना ज्यादा इसमें वॉल्यूम होना चाहिए कि कोई भी समूह या फिर कोई भी संगठन जो है इसको मैनिपुलेट नहीं कर पाए। यदि हम इसके लिए ये सब करके सरकार को यदि हम एग्री कर लेते हैं तो शायद सरकार इसको खोलने के लिए विचार करेगी, नहीं तो इसमें बैन आगे से आगे होता जाएगा, जैसा हम पहले भी देखते रहे हैं। वेल एब्सोल्युटली, मार्केट को ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कुछ एक कमोडिटीज़ में हम यहाँ पर बाजार खुलता हुआ देखेंगे, शायद पाम के हिसाब से, सरसों के लिहाज से यहाँ पर बाजार खुल जाए, सोयाबीन में शायद नहीं। दालों में बाजारों को लग रहा था कि एमएसपी के नीचे अब प्राइसेस आ रहे हैं, प्राइस डिस्कवरी कुछ नहीं यहाँ पर हो पा रही है। लेकिन जैसे सुनील जी कह रहे हैं कि अगर इसमें एक्चुअल प्राइस डिस्कवरी, एक्चुअल हेजिंग हम होता हुआ देखें और बार बार लोगों की तरफ से वो इस तरह के ब्लेम गेम ना हो कि यहाँ पर इसका असर कम हो रहा है और इसका मैनिपुलेशन ज़्यादा हो रहा है, तो सरकार के पास अगर उस तरह के यहाँ पर प्रेजेंटेशंस जाएंगी तो हम यहाँ पर बाजार खुलता हुआ देखेंगे। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑफ कोर्स ये एज ऑफ नाउ सूत्रों के लिहाज से है, सरकार की नोटिफिकेशन इसके ऊपर आना बाकी है, लेकिन 31 मार्च तक ही इसे एक्सटेंड किया गया था और अगले 1-2 दिन में शायद ये नोटिफिकेशन आ भी जाएगा कि क्या इसे अगले 1 साल के लिए यहाँ पर एज ऑफ नाउ एक्सटेंड कर दिया गया है। हमारे साथ मोपा के अनिल छतर भी जुड़े हैं। अनिल जी नमस्कार। सबसे पहले इसी पर आपसे अभी एक सेंस लेना चाहेंगे, क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि 7 एग्रीकल्चर कमोडिटीज को एक्सटेंड कर दिया गया है, उनका बैन अगले 1 साल के लिए, आप कैसे देखते हैं इसे? पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है, हेजिंग प्लेटफॉर्म है और चलना चालू होना चाहिए था, पर सरकार ने कोई समझ के उसको डिसीजन किया होगा। आपने भी बहुत प्रयास किया इसके लिए, कई बार हमने भी सरकार को लिखा, सारे कारण बताए कि इसको खोलना चाहिए और कम से कम अभी एमएसपी से जो नीचे माल बिक रहा है उनको तो खोलना ही चाहिए। अगर इसको खोलते तो शायद हम एमएसपी के करीब पहुंच जाते, पर क्यों नहीं खोला सरकार ने? मुझे तो लग रहा था शायद खुलना चाहिए मार्च के बाद, कुछ तो पार्शली खुलना चाहिए था, पर नहीं खुल पाया। प्रयास आपने भी किया, हमने भी किया, पर जैसा फिर भी आगे प्रयास करेंगे, सरकार को हम हमारा निवेदन देंगे, आगे जैसा उनकी इच्छा होगी वैसा करेंगे। वेल एब्सोल्युटली। एक फाइनल सवाल दालों पे सुनील जी से ले लेते हैं। सुनील जी, जिस तरह का प्राइस डिक्लाइन हमने यहाँ पर लगातार मार्केट्स में आता हुआ देखा है, अब आपको लगता है कि एक नियर बॉटम यहाँ पर बन चुका है, सरकार यहाँ पर प्रोक्योर करने आएगी, या फिर आपको लगता है जिस तरह की स्थिति अभी भी है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा सरकार की तरफ से, आवक बाजार में है, सस्ता इंपोर्ट भी है, क्या यहाँ से भी दालों के भाव गिर सकते हैं सुनील जी, या फिर हम एक बॉटम बना चुके हैं? सरकार दालों के जो प्राइस है, मनीषा जी, फिर कहूंगा कि सरकार की पॉलिसी पे निर्भर है। सरकार की पॉलिसी जो डिपेंड करती है, यदि वो सारे सिस्टम सही ढंग से काम करेंगे तो हम सही ढंग से पॉलिसी बना पाएंगे। मैं आपका कुछ समय और लूंगा। जो हमने मटर इंपोर्ट किया है, करीबन $425 के आसपास का मटर इंपोर्ट किया है, जबकि आज इंटरनेशनल भाव $380 के हैं। यदि हमने ड्यूटी लगाई होती, मटर कम आती, हमारे किसानों को सफर नहीं करना पड़ता, जो रेवेन्यू जो आता वो सरकार के पास आता। इंडस्ट्री जो आज लॉस भुगत रही है, जिसकी वजह से वो और इंपोर्ट करने के लिए सक्षम भी नहीं है, वो नहीं होता। ऐसे ही हम चने की बात करें तो चना हमने ऑस्ट्रेलिया से 13 लाख टन चना केवल $750 से ऊपर की एवरेज में मंगाया है,
जबकि आज वहां पे भाव $650 है। तो जो ये $100 का जो फर्क था, हम बार बार सरकार को यही लिख रहे थे कि आप इंपोर्ट बंद ना करें, आप जीरो ड्यूटी पे इंपोर्ट बंद करें, ताकि जो रेवेन्यू है वो सरकार के पास जाए, सरकार वापस उसे इंडस्ट्री और किसानों के भले के लिए खरीद सके, न कि हम बाहर के किसानों को उसका फायदा दे। इसलिए प्रोक्योरमेंट जो नाफेड की जो एजेंसियों की होती है वो प्रोक्योरमेंट, और जो रिटेल के प्राइस है, प्लस हम कहाँ इंपोर्ट करना है, कब करना है, कितनी ड्यूटी पे करना है, इन तीनों के बीच में समन्वय होना चाहिए। तभी हम बहुत ज्यादा तेजी मंदी में इसे वेल एब्सोल्युटली सुनील जी, जैसे आपने कहा कि कितना करना है, कहाँ से करना है, कब करना है, किन प्राइसेस पे करना है, अगर वो नीतियाँ यहाँ पर आ जाएं, और जिस तरह से पूरी इंडस्ट्री यहाँ पर डायनामिक ड्यूटी की बात करती रही है, अगर वो यहाँ पर हो जाए तो ऑफ कोर्स काफ़ी हद तक हम यहाँ पर किसानों का भला होता हुआ देखेंगे, और कंज्यूमर्स की, जैसे सुनील जी ने बात करी, जो होलसेल और रिटेल के प्राइसेस हैं वहाँ पर काफ़ी फ़र्क है। वेल ये तो बात हुई यहाँ पर दालों की, लेकिन हमारे साथ अनिल छतर जी हैं। अनिल जी नमस्कार। और वीकेंड पे आपका एक रबी सेमिनार हुआ है जहाँ पर सरसों की बात की गई है, क्या कुछ निकल के आया, क्या नंबर्स है वहां पे, और किस तरह की फसल इस बार देखी जा रही है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उस सेमिनार में सबसे ज्यादा मिस आपको किया गया। आपसे अनिल जी अगले साल पक्का है। जी सर जी, थैंक यू थैंक यू। तो देश की ताज नगरी में कोइट और मोपा के तत्वाधान में यूपी ऑयल मिल एसोसिएशन की टीम ने एक बहुत बड़ा रबी सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें पूरे देश से 1100 से अधिक तेल उद्योग व्यापारी वहां पर आए। इसमें हमने फरवरी में 9 टीम बना के 70 लोगों के साथ में सर्वे किया मस्टर्ड का। खेतों तक हम पहुंचे, मंडियों में पहुंचे, मिलर्स के पास पहुंचे। उसके बाद 5% इस बार सोइंग कम है लास्ट ईयर से। उसको देखते हुए हमने लास्ट ईयर 115 लाख टन की क्रॉप आके गई थी, इस साल 111.25 लाख टन की क्रॉप सरसों की वहां पे पूरे हाउस के सहमति के साथ में ये डिक्लेयर की गई कि आने वाले साल में 111.25 लाख टन सरसों पूरे देश में उत्पादन होगा। ओके अनिल जी, साथ ही साथ आने वाले समय में किस तरह के प्राइसेस अब रहने की उम्मीद है, क्योंकि जैसे आपने फसल की बात करी कि 5% बुआई ही यहाँ पर कमजोर थी, उस लिहाज से क्या हम सपोर्ट आता हुआ देखेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सितंबर में जो 20% तेलों पे ड्यूटी बढ़ाई, जिसका असर 22% के करीब बढ़ा, तो सरसों के जो भाव 5,000 रुपए मंडियों में रहने वाले थे वो 5500 रुपए के आसपास है। हालांकि एमएसपी से 8-10% नीचे है। दूसरा जो दूसरे तेल पाम जो है वो सरसों तेल से ऊपर है, सोया तेल सरसों तेल के बराबर है। देश में सरसों तेल की खपत बढ़ी है, हर साल देश में 5% सरसों तेल की खपत बढ़ रही है। तो मुझे भाव के लेवल में एक अराइवल का पीरियड है, आज से लेके 25 अप्रैल तक एक प्रेशर अराइवल का रहेगा। उसमें कुछ लगता है कि हल्का सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन सरसों तेल की डिमांड है, इस लेवल पर सरसों खल की डिमांड है, तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें भाव में ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मार्केट में बना रहेगा, स्टॉकिस्ट भी आएगा, सरकार भी आएगी खरीदने के लिए, तो डिमांड इसमें बनी रहेगी सरसों तेल में। अनिल जी, तो फिर किस तरह की डिमांड आप सरकार की तरफ से आता हुआ देखते हैं? आपको क्या लगता है एमएसपी के आसपास, उसके नीचे कितना प्रोक्योर यहाँ पर सरकार कर पाएगी? और जैसे आपने कहा कि एक अच्छी खासी मीटिंग इस वीकेंड पे आगरा में हुई है जहाँ पर 1100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या कुछ कंसर्न्स अब इस इंडस्ट्री यहाँ पर बनता हुआ दिख रही है? इसमें सबसे बड़ी समस्या थी डीडीजीएस को लेके। डीडीजीएस की वजह से मस्टर्ड डीओसी दिक्कत आ रही है। पिछले 1 साल से हम मंत्रालय में जा भी रहे हैं कि मस्टर्ड डीओसी, आपके माध्यम से भी हमने 2-3 बार बोला है कि मस्टर्ड डीओसी पे सरकार अगर 15% इंसेंटिव देवे, तो जो सरकार 10-12 लाख टन 15 लाख टन सरसों खरीदती है 5,950 रुपए में, बाकी सरसों किसान को 10% नीचे 5500 रुपए में बेचनी पड़ती है। यदि इस पे तुरंत विचार किया जाए और 15% का इंसेंटिव देवे, तो हमारे देश के किसान जो है वो 100% किसान को एमएसपी 5,950 मिल जाएगी। और इस सेमिनार की सबसे खास बात ये रही कि देश के लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी वहां पधारे। उन्होंने भी ये बोला कि देश का तेल, खाने का तेल सबसे अच्छा भारत का तेल है, तो अगर और हमको इसकी उत्पादन बढ़ाना होगा, उत्पादन अगर इसका बढ़ाना है तो हमको इसके लिए डीओसी पे इंसेंटिव देना होगा, किसानों को एमएसपी से ऊपर भाव दिलाना होगा। उसके लिए दोबारा हम प्रयास करेंगे। उन्होंने हमको बोला है कि आप अलग से आके मिले भी, जिस भी डिपार्टमेंट में होगा हम बात करेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर सरकार मस्टर्ड डीओसी में सोचेगी तो हम थोड़ा थोड़ा आत्मनिर्भर बनेंगे, लेकिन सरसों तेल की डिमांड आने वाले समय में बनी रहेगी, भाव का लेवल नीचे है इसलिए बनी रहेगी।
पॉइंट टेकन। अनिल जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वो ब्रेकिंग न्यूज़ पर तो रिएक्ट करने पर ही, और साथ ही साथ सरसों में क्या कुछ डिस्कस हुआ, क्या नंबर्स हैं जो लेटेस्ट, वो भी हमारे दर्शकों के साथ यहाँ पर शेयर करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात करेंगे रुपए की जो अब 3 महीने के हाईज पर है, और साथ ही साथ कमोडिटीज में कैसे करें ट्रेड, कुणाल शाह बताएंगे आपको। स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे जहां पर 3 महीने के हाईज पर कारोबार है। कुणाल, 86 का लेवल भी अब यहां ब्रीच होता हुआ नजर आया है। 85, 83 के स्तर यहां पर क्या सेंस है, क्या दिखाते हैं चार्ट्स? Well, rupee is definitely going to be stronger going forward. मुझे लग रहा है नेक्स्ट क्वार्टर में आपको रूपी कंजर्वेटिवली 83.50, 83 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और मैं एक बोल्ड फोरकास्ट करके जा रहा हूँ, मुझे ये 1.5-2 साल के अंदर धीरे धीरे 75 होता हुआ नजर आ रहा है। सो दैट इज वेरी वेरी बोल्ड कुणाल। या हिस्टोरिकल जो डेप्रिसिएशन का इंडियन रूपी का ट्रेंड है उसके लैग से बाहर आना चाहिए। The times are changing. India is one of the fastest growing economy right now. The inflation is under check. रेट कट होने वाला है और यूएस डॉलर का ओवरऑल आउटलुक कमजोर लग रहा है। तो ऐसे में रूपी में सिग्निफिकेंट अप्रिसिएशन की एक्सपेक्टेशन है हमारी इन टाइम्स टू कम। सो ये जो हमने 87 ये सब जो लेवल देखे हैं, जस्ट कम आउट ऑफ इट एंड सेल ऑन रैलीज की रणनीति रखिए। Rupee is going to be one of the best performing currencies in years to come. कुणाल, ये काफी लंबा टर्न अराउंड है जहां पर लोग 88 पर 89 और 90 की बातें कर रहे थे। यही होता है मनीषा जी, वो 88 पे 90 लगता है, 91 लगता है और वहीं मार्केट का टॉप हो जाता है। सो इट्स बीइंग मोर टू डू विद द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ द मार्केट, कि कमजोरी में खराबी नजर आता है, अच्छे में अच्छा ही नजर आता है। सो मुझे बहुत टाइम से हम स्टडी कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आई थिंक द वर्स्ट इज ओवर फॉर द इंडियन करेंसी एंड वी आर गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसीज इन एशिया इन नेक्स्ट 2 years। कुणाल, अब बात यहाँ पर सोने चांदी की करते हैं जहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज वन वे स्ट्रीट के बाद अब कुछ डॉलर इंडेक्स में जो 2 हफ्ते के हाईज पर कारोबार है, कुछ प्रॉफिट टेकिंग है यहाँ पर। यहाँ से क्या करने की राय? आई थिंक अगर आप ब्रॉडली देखेंगे सो गोल्ड और सिल्वर में जो एक्चुअल ज्वेलरी डिमांड है, सो मैं 2-3 बड़े जो ज्वेलर्स उनके स्टोर में, सो लोग गोल्ड बेचने आ रहे हैं। सो फॉरगेट अबाउट रिप्लेसिंग गोल्ड विद न्यू ज्वेलरी, पीपल आर सेलिंग गोल्ड। सो एक रिटेल डिमांड पूरी डाउन है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखेंगे जो फैक्टर्स के कारण मेरा आज से 6 महीने पहले ऐसा व्यू था कि नेक्स्ट दिवाली तक 3050 आ जाएगा, तो अभी ऑलरेडी 3050 अभी आ गया है। सो ऐसे माहौल में मुझे लग रहा है कि यहाँ से सिग्निफिकेंट गेन शायद नियर टर्म में ना आ पाए और बाजार 3050 3100 के बीच में कहाँ एक शॉर्ट टर्म टॉप बना के धीरे धीरे ड्रिफ्ट होगा लोअर, ऐसा मेरा रीडिंग है। सो मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ गोल्ड में नियर टर्म में। लॉन्ग टर्म भले कितना भी अच्छा लग रहा है, बट नियर टर्म में अभी आप देखेंगे वही वाली रूपी वाली बात है। अभी सब $3200, $3300, $3400 सब एक के बाद एक टारगेट रिवाइज कर रहे हैं, बट एक्चुअल डिमांड ऑफ गोल्ड दैट इज सफरिंग राइट नाउ। सो मेरे हिसाब से अपसाइड कैप रहनी चाहिए गोल्ड में, और हायर लेवल्स पे मुझे नियर टर्म में इमीडिएटली कोई स्पाइक आ जाएगा ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो करेक्शन जो आएगी कुणाल, वो कहाँ तक आएगी? $2950, $2700, कहाँ तक वो देखते हैं? मेरा $2850 का व्यू है कि करेक्शन आता है तो एक बार 2850 या $2870 ये सब लेवल्स के आसपास आ सकता है गोल्ड। सो यहाँ से मतलब परसेंटेज टर्म में बात करेंगे तो 3 से 5% की कोई भी विदाउट कोई रीजन भी गिरावट आ सकती है। सो ये डॉलर इंडेक्स बढ़ता है घटता है वो साइड पे रख दो, डॉलर इंडेक्स का डायरेक्शनल व्यू है कि वो नीचे ही जाने वाला है, बट ये जो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत गोल्ड करेक्ट होने के लिए रूम है, और बड़ी बड़ी लॉन्ग टर्म बुल मार्केट्स में छोटे छोटे करेक्शन आते रहेंगे, ऐसे ही छोटा छोटा करेक्शन आएगा। कुणाल, एक फाइनल वर्ड यहाँ पर कॉपर में, जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी है और लोगों को लगने लगा है कि कॉपर शायद वो इकोनॉमिक बैरोमीटर की जो अपनी एट्रीब्यूट है या पोजीशन है वहां से थोड़ा हटने लगा है बिकॉज ऑफ दिस डिस्पैरिटी, और जिस तरह से यूएस में यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, यहाँ पर क्या सेंस है? कॉपर बुलिश है, मैं मेटल्स में बहुत बुलिश हूँ ये साल। दिस इज 11,000, 12,000, 13,000। सो देखिए मैं आपको कंजर्वेटिवली यहाँ से मतलब मैंने 20% का आपको अपसाइड का बोला था, 10% ऑलरेडी बढ़ गया है। 850 पे मैंने बोला था आपको कि
अभी मैं यहाँ से और 10% एक्सपेक्ट करता हूँ, सो दैट शुड टेक कॉपर टू समवेयर एट $11,000. सो ये साल में मेरा अल्फा कॉल है मेटल्स, इंडस्ट्रियल मेटल्स, वेरी बुलिश. कुणाल एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत क्लैरिटी के साथ वहां पर वो कॉल्स आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए. वलीली के साथ एक ब्रेक का समय है. जब लौटेंगे तो फोकस करेंगे यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स पर.